नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। शहर के सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए 19 जून को वोटिंग होगी तो 22 जून को नतीजे आएंगे। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी भी तेज है। बीजेपी अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारेगी तो जेजेपी की बैठकों का दौर अभी भी जारी है। अभी तक साफ नहीं हो पाया कि जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस ने भी अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। उनका कहना है कि जल्द ही पत्ते खुलेंगे, लेकिन इनेलो और आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। राज्य चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को झाड़ू का चिन्ह भी दे दिया, लेकिन अभी फिलहाल दो पार्टियों को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर उनका विचार क्या है। वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं किस रणनीति के तहत, गठबंधन की रणनीति क्या है, यानी बीजेपी जेजेपी की। बीजेपी ने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कह दी है। जेजेपी का कहना है कि हम मिलकर लड़ेंगे या फिर हम अकेले लड़ेंगे। यह सस्पेंस अभी बरकरार है। बैठकों का दौर उनका लगातार जारी है। कांग्रेस में दो बातें, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनकी तरफ से कहा गया कि अभी विचार विमर्श जारी है। कल एक और मीटिंग की तैयारी है और उसके बाद यह तय होगा कि हमारी रणनीति सिंबल वाली है या नहीं है। लेकिन इनेलो और आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से साफ कर चुके हैं कि हम सिंबल पर मैदान में जाएंगे। इनेलो का कितना बढ़ेगा कद या कितना जनता स्वीकारेगी, क्योंकि बहुत बड़ी एक टूट इनेलो में हुई, उसके बाद जेजेपी का गठन हुआ, वो सत्ता में चले गए, इनेलो धरातल पर चली गई, लेकिन अब फिर से संगठन को संगठित करने की तैयारी है। और यह चुनाव अगर यहां पर उनके सिंबल वाले कैंडिडेट जीतते हैं तो उससे एक बड़ा बूस्ट इनेलो के लिए भी रहेगा। आम आदमी पार्टी के लिए भी अपने आप को यहां हरियाणा में साबित करने का बेहतर मौका है कि जमीनी स्तर पर शहर की सरकार में अगर उनका खाता बढ़िया खुल जाता है तो फिर उसके बाद उनके लिए आगे का एक फ्यूचर प्लान तैयार होगा। तो सिंबल पर जो चुनाव लड़ेगा वो तीन पार्टियां अभी तक क्लियर हैं, लेकिन दो पार्टियां यानी कांग्रेस और जेजेपी अभी भी सस्पेंस बनाए हुए हैं। अनिल विज साहब क्या कह रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हर जगह पर जहाँ जहाँ चुनाव होना है वहाँ कमेटियाँ बना दी गई हैं, प्रभारी बना दिए गए हैं और 28 तारीख को हिसार में सारे प्रदेश की मीटिंग रखी गई है, जिसमें सारी विस्तृत योजना बनाई गई। तो बीजेपी अपनी तरफ से लगातार चुनावी तैयारी करती रहती है। उसी मॉडल के साथ बीजेपी मैदान में उतरने की तैयारी में है। रणजीत चौटाला क्या कह रहे हैं इस पर, सुनिए। बाकी हरियाणा का तो मैं नहीं कह सकता, पर सिरसा में हम तीनों सीट जीतेंगे। कोई भी है सामने, मैं मानता नहीं कोई विपक्ष है। कांग्रेस की स्थिति खराब है, बाकी कोई पार्टी है ही नहीं शहर में। कि बाकी हरियाणा का तो मैं नहीं कह सकता, पर सिरसा में हम तीनों सीट जीतेंगे। कोई भी है सामने, मैं मानता नहीं कोई विपक्ष है। कांग्रेस की स्थिति खराब है, बाकी कोई पार्टी है ही नहीं शहर में। लड़ाई बड़ी है, लेकिन उसको लड़ने की रणनीति पर अभी विचार विमर्श कई पार्टियों में चल रहा है। सस्पेंस बरकरार कांग्रेस ने भी अभी रखा है, लेकिन वहां पर दो चीजें, दो बातें, दो स्टैंड जरूर निकल कर आ गए। किरण चौधरी क्या कह रही है, सुनिए। जो चेयरमैन है उसको सिंबल के ऊपर लड़ाना चाहिए। तो कल हमारी मीटिंग है, उसके अंदर तय करा जाएगा। और मेरी निजी राय ये है कि सिंबल के ऊपर होना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो है उसमें पूरी तरह से हो रहे। तो अब जो है चयन प्रक्रिया जो है वो हमने शुरू कर दी है और जल्द से जल्द जो है जो बेहतरीन कैंडिडेट होगा उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग उतारेंगे। पर्यवेक्षक जो हैं वो भेज दिए गए हैं। चुपचाप वो दूसरे स्टेट से आए थे, मेरे ख्याल में किसी को पता भी नहीं चला है। वो सारा का सारा कल समीक्षा हम लोग वो लेंगे, वहाँ पर वो बताया जाएगा उसके हिसाब से। और फिर जो समीकरण जो बनते हैं देखकर उसके हिसाब से अच्छा कैंडिडेट हम लोग उतारें। बहरहाल तो अभी भी समीकरण बन नहीं पाए हैं कांग्रेस में। किरण चौधरी की बातों से यही चीजें स्पष्ट हुई। सवाल इस बात का है कि जो रणनीतिक तौर पर अभी अपनी तैयारी करके बैठे हैं, उनसे आखिर कांग्रेस कैसे लड़ेगी। इनेलो के लिए सवाल यह है कि उनका संगठन कितना मजबूत हो पाएगा। अगर वो सिंबल पर मैदान में जाने का मादा रखते हैं और इसकी उन्होंने घोषणा कर दी है, तो उसका परिणाम कितना निकलेगा ये इनेलो के लिए। जेजेपी की बात करें तो मीटिंगों का दौर तो चल रहा है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि गठबंधन से अलग आप क्या रणनीति बना रहे अपनी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए। बीजेपी की बात करें तो संगठनात्मक तौर पर वो बहुत मजबूत स्थिति में पहले से, और इसी वजह से उन्होंने पहले ही घोषणा भी कर दी और अपनी तैयारी भी कर दी और इस बात का एज भी वो लेकर बैठे हुए हैं।
और तभी बहुत दमखम के साथ वो कहते हैं कि हमारे पास जिलाध्यक्षों की या फिर बूथ के लोगों की उसकी कमी नहीं है, हमने पहले ये फिक्स करके रखा हुआ है। अब यहां पर रणनीतिक जो हलचल है उससे पशुपेश में कुछ दल जरूर दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने सवाल है कि आखिर वो कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेले जिससे कि उनका दावा मजबूत हो जाए। बड़ी बहस में सवाल सबसे अहम यही है कि जो चुनावी हलचल है उससे पशुपेश में राजनीतिक दल है। कौन से राजनीतिक दल? वो सभी दल जो कि यह दावा करते हैं कि नहीं हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन अभी तक उनका स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा। उम्मीदवारों को लेकर गठबंधन का स्टैंड है क्या, यह भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि एक दल कहता है कि हम स्टैंड के साथ जा रहे हैं, सिंबल पर जाएंगे, दूसरा दल अभी मीटिंग में फंसा है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस आखिर कब पत्ते खोलेगी, कब तक उनका विचार विमर्श होता रहेगा, कब तक वो रणनीति बनाते रहेंगे, क्योंकि अब समय नजदीक आ रहा। हरियाणा निकाय चुनाव में झाड़ू क्या चल पाएगी, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में हम देखें आम आदमी पार्टी का बहुत मजबूत यहां पर कोई आधार हरियाणा में नहीं दिखा, लेकिन इस बार उनका भी दावा मजबूत है। लेकिन इनेलो की अगर बात करें तो निकाय चुनाव के जरिए इनेलो अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में होगी। संगठन को और मजबूत करने के साथ साथ वो यही कोशिश करेगी कि कम से कम उनकी चर्चा अब आमतौर पर शुरू हो जाए, जो कि पिछले दिनों में नहीं हो पाया था। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दावा सभी बराबर कर रहे हैं। सबका एक सुर में दावा है कि जीत हमारी होगी, जीत हमारे कैंडिडेट की होगी। बीजेपी जेजेपी को लेकर कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी कई मुद्दों को उठाकर उन पर प्रहार कर रहे हैं कि सरकार के काम के आधार पर, इन लोगों ने जो काम किया उसके नाराजगी के आधार पर हम ये कह सकते हैं। उसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह की चीजें, उस आधार पर शहर की सरकार के चुनाव में वो जाएंगे और उनको जीत मिलेगी। बीजेपी के लिए अपनी एक चुनौती यह है कि कुछ जगहों पर उन्होंने मेयर गंवा दिए थे, कुछ जगहों पर उनका खाता पिछली बार नहीं खुल पाया या फिर उनको हार मिली वहां पर, तो वो उसको भी अपने साथ एड ऑन करना चाहेंगे। अंबाला, सोनीपत की बात अगर हम कर लें, लेकिन अब यहां पर उन तमाम चीजों की अगर हम लबोलू आप देखें तो सभी दलों में बीजेपी इस वक्त सबसे ज्यादा एज लेकर बैठी हुई है, लेकिन उसका परिणाम कितना निकलेगा यह बीजेपी के सामने भी सवाल होगा। जेजेपी जो कि सत्ता में तो है, लेकिन अपने आप को और मजबूत करने के लिए, अपना दावा और मजबूत करने के लिए वो इस वक्त नई रणनीति के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। अरविंद भारद्वाज हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है अरविंद भाई आपका। विजेंद्र रेणु हैं, प्रवक्ता इनेलो की, बहुत स्वागत है विजेंद्र रेणु आपका। सबसे पहले धर्मेंद्र खटाना भी हैं, प्रवक्ता आपके, हमारे साथ, बहुत स्वागत है खटाना साहब आपका। सबसे पहले शुरुआत में अरविंद भाई आपसे ही कर रहा हूं, अभी तक सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है, मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन सस्पेंस क्यों बनाकर रखा है? गठबंधन की रणनीति में अगर हम देखें तो बीजेपी की स्पष्ट हो रही है कि हम सिंबल पर जा रहे हैं, लेकिन आप अभी तक तय नहीं कर पा रहे। मेरी आवाज आप तक जा रही है? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। यही सवाल धर्मेंद्र खटाना आपसे, क्या जो चिन्ह मिल गया वो झाड़ू चलेगी भी? लगता है कि हरियाणा में झाड़ू जमकर चलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को नमस्कार करता हूं कि आपने आज अपने चैनल पे मुझे मौका दिया, मुझे बुलाया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से कि पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी की पूरे हरियाणा में ही चर्चा चल रही है, और ये जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इस निकाय चुनाव में ही ट्रेलर दिख जाएगा इस बार, क्योंकि जहां भी पार्टी जा रही है, जो बेसिक मुद्दे इन नगर पालिकाओं के जो बेसिक मुद्दे हैं, आज 8 साल से ये पूरे नहीं हो पाए। आप किसी भी परिषद में चले जाओ, किसी भी नगर पालिका में चले जाओ, पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, बिजली का संकट बहुत ज्यादा गहराया हुआ, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है। तो लोगों ने आज इस डबल इंजन सरकार को नकार दिया है। वो जिस मुद्दों को लेकर इस पार्टी से जुड़ी थी, उन मुद्दों से भटका दिया इस पार्टी ने और लोगों को डाइवर्ट कर दिया कहीं और। लेकिन जब हम मुद्दों को जाकर लोगों को समझा रहे हैं, तो लोग हमारा बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं, और हमें एक बहुत बड़ा जनाधार मिलने का इस निकाय चुनाव में मौका मिल रहा है।
और बहुत ही बड़ा जनाधार मिलेगा। और हम सिंबल पर चेयरमैन भी लड़ा रहे हैं और हम सिंबल पर पार्षदों को भी लड़ा रहे हैं। पूरी तैयारियां चल रही हैं। और ठीक है, अब धर्मेंद्र खटाना साहब, ये तो जनता ही तय करेगी कि झाड़ू वाकई चलेगी या खुद पर चल जाएगी। ये जनता को ही तय करना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्वीकार्यता बहुत बढ़ रही है। स्वीकार्यता तो सभी पार्टियों की है, सभी ये दावा करते हैं, लेकिन आपके लिए शुभकामना कि भाई आप अगर इस दावे के साथ जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है वही मुद्दे इनेलो भी उठाएगी, कांग्रेस भी उठाएगी और उन्हीं मुद्दों का जवाब जेजेपी और बीजेपी देगी भी। अरविंद भाई, सवाल आपसे, सस्पेंस क्यों बना रखा है? कितनी मीटिंग अभी तक करेंगे? क्लियर करिए कि सिंबल पर है नहीं है, गठबंधन की रणनीति क्या है या आपकी पार्टी की रणनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया है। अतुल जी, आज ही जननायक जनता पार्टी की पंचकुला में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी इसी विषय पर, नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं उनको लेकर ही। और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं हमारे, उन सभी ने चर्चा की और भी वरिष्ठ लीडर थे उसमें हमारे, और उन सभी जिलों के हमारे मुख्य पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और प्रभारी थे जहां ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो यही तय हुआ कि सभी अगले 2-3 दिनों में सभी वार्डों में जाकर कार्यकर्ता और पदाधिकारी मेहनत करें, अपने फील्ड में जाएं और चुनाव की तैयारी करें। और जो बेहतर कैंडिडेट हैं पार्टी की तरफ से, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन सभी की लिस्ट तैयार करके जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी पार्टी कार्यालय को चंडीगढ़ भेजें। तो सब जो बातें हैं तो चुनाव की तैयारी है, इसीलिए ये सब बातें, ये तैयारी की जा रही है। बिल्कुल जननायक जनता पार्टी चुनाव को लड़ने जा रही है। और रही बात गठबंधन की, तो वो तो जब दोनों पार्टियों की बैठक होगी सामूहिक तौर पर, उस हिसाब से तय होगा कि आगे क्या रणनीति रहती है। परंतु हमारी जननायक जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और हम इस चुनाव को बिल्कुल लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए हम वार्ड लेवल तक तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो सस्पेंस अभी भी यानी है ना, आपकी तैयारी पर कोई शक नहीं। आज आपकी बैठक भी हुई है, कल हो सकती है दूसरी हो जाए, फिर परसों तीसरी हो जाए, लेकिन सिंबल वाला फैक्टर अभी भी, क्या वो अभी विचार विमर्श के दौर में है या उस पर अभी आप पसुपेश में हैं? नहीं अतुल जी, उसमें एक है कि क्योंकि हम एक अलायंस पार्टनर हैं, हम हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार का हिस्सा हैं, तो वो तो दोनों पार्टियों की बैठक होने पर ही तय होगा कि गठबंधन रहता है नहीं रहता है। मतलब हम नगर निगम, नगर पालिकाओं का जो चुनाव है वो किस तरह से लड़ेंगे, जो हरियाणा प्रदेश की बेहतरी के लिए जो रास्ता दोनों पार्टियों को नजर आएगा वो अपनाएंगे हम उसके हिसाब से। बाकी चुनाव लड़ेंगे, ये क्लियर है। जब चुनाव लड़ेंगे तो सिंबल पर ही लड़ेंगे और किस पर लड़ेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, वापस में लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, इसमें अंतर है? हाँ, वो एक अलग बात है, दोनों पार्टियां। अत्रे साहब, मतलब सरकार में तो आप लोग साथ हैं, लेकिन निकाय के लिए भी अरविंद भाई कह रहे हैं कि अभी आपस में भी लड़ने का विचार है इनके पास, हो सकता है कि आपस में भी लड़ाई हो। बहरहाल अत्रे साहब, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा रेडू साहब से एक सवाल ले लूं, क्योंकि ये सारे मिलकर आपसे लड़ेंगे। सबसे मजबूत स्थिति बीजेपी की है संगठन के तौर पर, और आपकी तैयारी भी पहले से थी, तो आपका जो सवाल होगा वो सबसे आखिरी में मैं लूंगा। रेडू साहब, इनेलो के लिए ही प्रश्न है, बाकी सबके अपने अपने प्रश्न है। इनेलो का प्रश्न ये है कि जनाधार आपको मजबूत करना है और आपने स्वीकार किया कि हाँ हमें और मजबूत होना है। लगता है कि हाँ निकाय से ही कम से कम जनाधार दिखने लगेगा इनेलो का? बिल्कुल अतुल भाई जी, अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनी, हमने भी सुनी है। जिस प्रकार से कंफ्यूजन और बोलते हुए ये आप बात क्लियर करने में हिचकिचा रहे हैं, और इन्होंने तो मैं समझता हूँ स्पष्ट ही कर दिया कि बीजेपी अलग से इलेक्शन लड़ेगी। कहीं ना कहीं जो हालात कांग्रेस के हैं वही हालात गठबंधन सरकार में भी शुरू हो चुके हैं, यानी कि ये अलग अलग जाने की तैयारी में है। और इसमें एक और बात, परवीन भाई इनको भाव नहीं दे रहे होंगे, उन्होंने सोच लिया है कि मैं लड़ रहा तो लड़ो, मिलकर लड़े या अकेले लड़े, ये हमारी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा इसमें। हाँ बिल्कुल आपकी ही है। अरविंद भाई एक मिनट, आप बोल सकते क्या उतना तो ऐसा है जितना स्पष्ट मैंने बोला है। नहीं, अरविंद भारद्वाज बहुत खुलकर बोलते हैं, हमेशा खुलकर बोलते हैं, और आज वो खुलकर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी विचार विमर्श चल रहा है ना, और उस पर भी उन्होंने खुलकर बोल दिया कि कैसे लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे साथ में तो वो भी हम तय कर लेंगे। अतुल जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, एक मिनट अरविंद आ रहा हूँ, उसके पहले रेडू साहब को बोल लेने दीजिए। हाँ देखिए, जहां तक अभी अरविंद भाई की हमने बात सुनी है, और इसी प्रकार से आप वाले साथी की हमने सुनी
मैं इनको ये बताना चाहूंगा, दिल्ली की सड़कें बड़ी चौड़ी और साफ सुथरी चिकनी सड़कें हैं। हरियाणा की सड़कों में तो झाड़ू टूट जाएगी, फंस जाएगी, वो झाड़ू दिखाई भी नहीं पाएगी, और ये झाड़ू वास्तव में इनके ऊपर ही चलने का काम करेगी। जब आपका ये हालात है, जेजेपी बीजेपी का ये हालात है, और कांग्रेस के हालात सबके सामने है। कल ही इन्होंने प्रवक्ताओं की लिस्ट निकाली, वही फूट फिर बाहर निकल करके आ गई। ये लिस्ट बना करके प्रधान जी भेजते हैं, वहां से रिजेक्ट होकर के वापस आती है। यानी वहां भी आजकल घमासान मचा हुआ है। और मैं तो ये कहता हूं, देखिए वोट तो जनता ने देनी है अतुल भाई, और जनता ने ही ये फैसला करना है किसको पसंद करते, और जनता का फैसला सभी को शिरोमान्य भी होगा। लेकिन आज के जो हालात बने हुए हैं, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं जनता ने मन बना लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इन छोटी सरकारों में आगे लेकर के आएगी प्रदेश की जनता। क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और दूसरी स्थानीय बात में कहूं तो गली, छोटी छोटी गलियों में छोटी सी बारिश में बड़े बड़े तालाब बनते हैं, और चौड़ी चौड़ी गलियों में छोटी सी बारिश में समुद्र बन जाते हैं। वहां पर बीमारियां फैलती हैं, मच्छर इतने हैं। किसी भी शहर में आप क्रॉस करके देखिए, शहर को आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप पहले गियर में भी गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है रेणु साहब, देखिए मुद्दों का तो जैसा जिक्र मैं बार बार कर रहा था और आप भी कर रहे हैं, तो मुद्दे तो वही होंगे, वो आप भी उठाएंगे, वो आम आदमी पार्टी भी उठाएगी, वो कांग्रेस भी उठाएगी, हो सकता है कि जेजेपी भी इस बार उठाए कुछ जगहों पर ये मुद्दा, जैसा अरविंद भाई ने भी बताया है। लेकिन उन मुद्दों से आप ही का जनाधार कैसे बढ़ेगा, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये तो दावा है ना। बहरहाल अरविंद कुछ कह रहे थे, आप जल्दी से अपनी बात रखें, उसके बाद मैं अत्रे साहब के पास जाऊं। अतुल जी, मैं ये कह रहा था, इनकी बात शायद समझ नहीं आई। मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा था, मतलब कोई घुमा फिरा के नहीं। कि पहली बात तो ये कि मैं अधिकृत बीजेपी की तरफ से नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी होंगे वो बता पाएंगे। परंतु दोनों पार्टियां जब तक कोई डिसीजन नहीं लेंगी, उससे पहले मैं किस तरह से कोई यहाँ बैठकर को घोषणा, वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब मेरे बात। अधिकार क्षेत्र से बाहर है, पहली बात। दूसरी बात, जो हो सकता है या जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने बड़ा स्पष्ट बता दिया कि हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, निर्णय होगा, ठीक है प्रवीण अत्रे साहब, अब सवाल यह है कि बाकी सब लड़ेंगे और सब आपसे ही लड़ेंगे। हो सकता है जेजेपी भी सरकार में रहते हुए कई जगहों पर आपसे लड़े, या हो सकता है ना लड़े, लेकिन बाकी सब आपसे ही लड़ेंगे। तो आपकी रणनीति खुद के लिए और भी मजबूत होनी चाहिए, और साथ में जहां पिछले समय छूट गए, जहां पर आप नहीं आ पाए, आपके मेयर नहीं बन पाए, उन जगहों को वापस लाना भी है, ये भी आपकी रणनीति होगी। देखिए अतुल, जहां तक आपने कहा कि बाकी सब हमसे ही लड़ेंगे, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन बाकी सब केवल लड़ेंगे, जीतेंगे हम ही, ये निश्चित है। देखिए जो विरोधी राजनीतिक दल है, हालांकि मुझे रेणु साहब ने बड़ी अजीब से बात कही, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं कहूंगा कि आपकी जब विचारशीलता शून्य हो जाए तब आप इस तरह का तर्क देते। वो कहते हैं साहब देखिए जो कांग्रेस के हालात हैं वही गठबंधन सरकार के हो गए। साहब कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, गठबंधन सरकार में दो राजनीतिक दल हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो आप दो राजनीतिक दलों को तरह से एक राजनीतिक दल से तुलना कर सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब दूसरी बात, देखिए जो विरोधी है वो आरोप भी लगाते हैं, विरोधी दावे भी करते हैं। अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो साहब कह रहे थे कि पूरे हरियाणा में चर्चा है। बिल्कुल है, चर्चा इस बात की है कि कितनी साफ गोई से झूठ बोल देते हैं। चर्चा इस बात की है कि आपने 2019 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। हरियाणा के अंदर आपके क्या हालात किए थे हरियाणा की जनता ने, वो रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है। लोकसभा के चुनाव में आपके प्रदेश अध्यक्ष को मात्र 11,000 वोट मिले, लोकसभा के चुनाव में ये हालात किए थे आपके हरियाणा की जनता ने, क्योंकि हरियाणा की जनता ने आपके झूठ को बहुत पहले समझ ली। आप जो बार बार दावा करते हैं कि साहब देखिए हरियाणा के अंदर शिक्षा की बात करेंगे, हरियाणा में स्वास्थ्य की बात करेंगे, बिल्कुल कीजिए, और हम आपको बताएंगे कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया। लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछेंगे, और जो मैं हर डिबेट में पूछता हूं, कि दिल्ली में क्या एक नया स्कूल आपकी सरकार ने बनाया? अगर बनाया, उस स्कूल का नाम और एड्रेस बता दीजिए यहाँ बैठ के। क्या एक नया हॉस्पिटल बनाया? अगर बनाया तो उसका नाम और एड्रेस बता दीजिए इस चर्चा के अंदर कि साहब हमारी सरकार ने ये बनाया। तो आपका झूठ तो जनता के सामने है, लेकिन अब मैं बताता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया। तो निकाय चुनाव की बात करते हैं अतुल भाई, देश के अंदर पहली बार
जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, निकाय संस्थाएं हैं, उनकी प्रशासन के अंदर मजबूत भागीदारी हो, इसके लिए हरियाणा ने पहली बार इंटर जिला परिषद का गठन किया है। देश में पहली बार हुआ है। देश के अंदर पहली बार जो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, अध्यक्ष सीधा चुना जाएगा, ठीक ये है। व्यवस्था हमने की है। ये निकाय चुनाव को किस तरह से मजबूती मिली। अब आ जाती है जो बेसिक एमिनिटीज है, जो ये बार बार कह रहे हैं साहब मुद्दों पे चर्चा होगी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश को बने हुए लगभग 50 साल से ज्यादा हो गए थे। क्या वजह थी कि लोगों को नल से जल वो भी नहीं मिल रहा था। लगभग 33 लाख कनेक्शन, जिसमें से नल से जल लोगों को मिलता था 13 लाख। इस सरकार ने बाकायदा 100% लोगों को नल से जल मिले, ये सुनिश्चित किया है। इनसे मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि साहब क्या वजह थी कि सीवरेज की समस्या हरियाणा में बहुत बड़ी थी। सीवरेज की समस्या, पहले तो कई जगह सीवरेज ही नहीं था, दूसरा जो था उसका साइज छोटा था। इस सरकार ने सीवरेज का साइज बड़ा किया, प्रदेश के हर शहर में सीवरेज डला, और सीवरेज के अंदर इंपॉर्टेंट कि सीवरेज की सफाई मशीनों से हो, यह सुनिश्चित किया। इस सरकार ने जो बेसिक एमिनिटीज की बात करते हैं अतुल भाई, 1993 से लेके अगर हम बात करते हैं 2008 तक की, लगभग उस दौरान जो प्रदेश के अंदर अवैध कॉलोनियां करती, जिन कॉलोनियों को अवैध होने की वजह से बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रही, ये सरकार है जिन्होंने उनको वैध करके बेसिक एमिनिटीज, चाहे वो सीवरेज की बात करें, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात करें, चाहे वो पानी की बात करें, और ये हमसे कहते हैं कि साहब सवाल करेंगे आपसे, लेकिन जब आप हमसे सवाल करेंगे तो हम तुलना करके आपको बताएंगे। ठीक है, सवाल का जवाब मिलेगा और जनता भी जवाब देगी। लेकिन हाँ, अतुल जी एक छोटा सा जवाब प्रवीण के लिए। प्रवीण जी, हाँ प्रवीण जी, मैंने ये कहा जहां बीजेपी और भाजपा में खटास की मैंने बात की है, इसके साथ साथ आप ये नहीं कह सकते कि ये दो दल है। आपके दल में भी आपने अरविंद शर्मा सांसद रोहतक का स्टेटमेंट सुना होगा। शारदा राठौर जो आपके पार्टी की सीनियर वरिष्ठ नेता थी, वो आपको छोड़ करके चली गई है। परमेंद्र ढोल जी जो आपके वरिष्ठ नेता थे, वो आपको छोड़ करके चले गए हैं। अरविंद शर्मा जी ने खुले तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ बिगुल बुझा दिया है। तो आप नहीं, मैं रेणु साहब, मैं समझ सकता हूं छोड़ के जाने का दर्द क्या होता है। जब छोड़ के अपने चले जाते हैं तो दर्द तो होता है, इसलिए आप भी उनके 3-4 नाम गिना रहे हैं। आपके यहाँ तो बहुत सारे छोड़ के चले गए थे और नई पार्टी बन गई। हाँ, अत्रे साहब कुछ कह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद मनीष खटाना हमारे साथ है। चाहूंगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम किसी चर्चा में लेना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने अगर नाम ले ही लिया है तो मेरी मजबूरी हो गई है। परमिंदर ढुल जी का नाम लिया, इनसे पूछिए परमिंदर ढुल जी कांग्रेस में कब से काम कर रहे थे। परमिंदर ढुल जी कांग्रेस में बड़ौदा उपचुनाव से काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में आए थे। कितनी देर के लिए आए थे ये आप भी जानते हैं। कुछ लोगों की तो कोई बात नहीं अत्रे साहब, हम लोग इतने सालों से चर्चा कर रहे हैं। राजनीति में छोड़कर आना जाना तो चलता रहता है, वो नेता भी जाते हैं, प्रवक्ता भी जाते हैं, चलता रहता है, ठीक है। मनीष खटाना, सवाल इस बात का है कि इतना सस्पेंस कांग्रेस के अंदर ही क्यों है? बाहर तो है ही, अंदर क्यों है? कितना विचार विमर्श होगा? कल फिर से बैठक होनी, अच्छी बात है, लेकिन 3 तरह के बयान आ रहे हैं। सुरजेवाला साहब कुछ और कह रहे हैं, उदयभान जी कुछ और कह रहे हैं, किरण बेदी ने कहा कि विचार विमर्श का है, अभी चल रहा है। तो ये सस्पेंस आखिर कहां ले जाएगा आपको? आपको नहीं लगता है कि हाँ कम से कम अब क्लियरेंस आ जानी चाहिए जनता के लिए, आपके लोगों के लिए? सर, ये क्लियरेंस है कांग्रेस पार्टी की कि जिस तरीके से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आज हुड्डा साहब और उदयभान जी में आस्था दिखाते हुए कांग्रेस को वापसी कर रहे हैं, घर वापसी हो रही है, कांग्रेस का कुनबा मजबूत हो रहा है, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण कांग्रेस की आज हरियाणा वासी भी देख रहे हैं और हरियाणा के नेता भी देख रहे हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जब लोग, अभी मात्र संगठन की जो नई नियुक्ति हुई है, जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके बनने के बाद ये कितनी बड़ी एक सफलता एक हासिल की है कि संगठन आज बढ़ रहा है, विस्तार की ओर है। तो मैं ये मानता हूं कि 10 साल में जो हुड्डा साहब ने जो काम किए थे हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा की आवाम के लिए और जनता के लिए, शायद वो उसका एक सुखद समाचार है। जिस तरीके से आज हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, जो लोग अगर कांग्रेस से गए भी थे या कोई मनमुटाव था या बाहर थे, वो दोबारा आज हुड्डा साहब में और उदयभान जी में आस्था दिखा रहे हैं। तो निसंदेह हम ये चुनाव जीतेंगे। और सुरजेवाला साहब क्या दिखा रहे हैं? खटाना साहब जी, सुरजेवाला साहब क्या दिखा रहे हैं?
मैं सोहना से आता हूँ और सोहना में 148 गांव है। एक मिनट खटाना साहब आ रहा हूं, पहले मनीष खटाना से मेरा सवाल है। आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब में सब आस्था दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। सुरजेवाला साहब जो बयान दे रहे हैं वो किस में आस्था दिखा रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं सिंबल पर जाएंगे, आप कह रहे हैं अभी हम तय कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए, सिंबल पर जाना और नहीं जाना वो सारा शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। अभी हमारी कल पर जो मीटिंग हो जाएगी और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपके सामने हो जाएगा। भाई तब ये बताइए ना मनीष भाई, मेरा सवाल ये है, ये कांग्रेस पार्टी आज तक बिना सिंबल के चुनाव मेरा सवाल ये है कि अगर शीर्ष नेतृत्व को ही तय करना था तो सुरजेवाला ने कैसे पहले ही बोल दिया कि हम सिंबल पर जाएंगे? आप अभी कह रहे हैं तय नहीं है। सर, सिंबल पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोई सिंबल की आपको जो सुरजेवाले साहब ने बताई है वो कौन कौन से निकाय चुनाव में सिंबल पर जाएंगे, कौन कौन से निकाय चुनाव विदाउट सिंबल होंगे, कौन से जिले में हम सिंबल देना चाहते हैं, कौन से में नहीं देना चाहते, उस पर पार्टी विचार विमर्श कर रही है। नहीं ये तो फिर सस्पेंस वाला सवाल सस्पेंस में ही रह गया। अत्रे साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मनीष ये कह रहे हैं कि नए अध्यक्ष के बनने से संगठन जो है ना मजबूती की ओर बढ़ चला। अरे कल का ही ताजा उदाहरण है, नए अध्यक्ष साहब ने प्रवक्ताओं की एक सूची जारी की, जिस सूची पे रोक लग गई, दोबारा एक आई, उस पे भी रोक लग गई। संगठन कितनी मजबूती की तरफ जा रहा है, इसका उदाहरण क्या होगा? क्योंकि आपने एक गुट के लोगों को नाम दिया, दूसरे गुट ने एतराज कर दिया, हाईकमान ने रोक दिया। तो ये जो गुटबाजी कांग्रेस की है तो ताजा उदाहरण है कल संगठन कितना मजबूती की तरफ जा रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र खटाना, आप कह रहे हैं कि झाड़ू चलेगी, जमकर चलेगी। रेणु साहब कह रहे हैं हो सकता है अपने ऊपर ही चल जाए झाड़ू। आ रहा हूं अरविंद, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा अतुल जी कि सोहना विधानसभा में 148 गांव है और 3 शहर है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद आज सोहना शहर में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल है जिसमें एक आईसीयू बेड नहीं है, कोई टेस्ट की सुविधा नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है। तो लोग जाएंगे कहाँ? लोग आज अपने घर मकान को बेच के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। और अभी जैसे साहब कह रहे थे कि दिल्ली में कितने स्कूल बनाए, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है। जिस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा था उस पे चद्दरों में हमने दरी पे नए स्कूल का नाम पूछा है, नया स्कूल कौन सा बनाया उसका नाम बता दीजिए। वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है मदनगीर में। पूछ रहा हूँ नया स्कूल कौन सा बनाया उसका नाम बता दीजिए। शेड वाले तो मैं आपको 50 गिनवा दूंगा आपकी दिल्ली के। मुझे एक नया स्कूल बताइए, एक नया स्कूल आपने बनाया, एक नया हॉस्पिटल बनाया। आज शेड की बात नहीं कर रहा, मैं करूँ शेड को हटाकर बिल्डिंगें खड़ी हो गई स्कूलों में। मैं कह रहा हूँ कि मैं शेड वाले अभी बता देता हूँ कि दिल्ली के कितने स्कूल है शेड वाले। मैं अभी आपको 50 की संख्या धर्मेंद्र खटाना साहब, आप जिस दौर में एक नया स्कूल, आप जिस दौर में पढ़े थे, बनाया जिस दौर में धर्मेंद्र खटाना आप दिल्ली में पढ़े थे, दरी पर बैठकर हमने भी पढ़ाई की है। लेकिन उसके बाद शीला दीक्षित ने जो काम किया था उसको आप कह रहे हैं कि आपने किया। ये कह रहे हैं प्रवीण अत्रे साहब कि नया आपने क्या किया है? आपने स्कूलों को अच्छा किया, अपग्रेड किया, अच्छी बात है। नया कितना आपने बनाया, कितनी बिल्डिंगें बनाई, वो ये पूछ रहे हैं। 4 लाख बच्चों के एडमिशन ये यूं ही नहीं हुए हैं। अच्छा भाई, एक और बताइए खटाना साहब, आपने जीरो से बनाया हो वो नाम बता दीजिए। खटाना साहब एक और बताइए आप, मैं क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे। आपके दिल्ली के कितने स्कूलों में आज भी हेडमास्टर नियुक्त नहीं है? बिना हेडमास्टर के कितने स्कूल चल रहे हैं? और कितने स्कूलों को समय पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है? बताइए धर्मेंद्र खटाना, ये हरियाणा में दिख रहा है, दिल्ली में नहीं दिख रहा। तनख्वाह लेते हैं आपकी दिल्ली में तनाब। और हरियाणा प्रदेश की एक और बात मैं आपको बता दूं, आपने अम्बाला का प्रभारी लगाया था राजकुमार वाल्मीकि जी को, जो ना लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी लगाए थे, वो भी छोड़ के भाग गए। आज की तो प्रवेश से पहले ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है हरियाणा में। बाकी ठीक है, जल्दी से धर्मेंद्र खटाना इसका जवाब दीजिए, उसके बाद में जाओ अरविंद भारद्वाज के पास। धर्मेंद्र खटाना, ठीक है रेणु साहब, हो गया रेणु साहब। अब हरियाणा के स्कूलों की हालत तो देखो सर। अभी आप अपनी को बता दो ना, आप अपनी बता दो ना कितने स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है? स्कूल में टीचर ही नहीं है साहब। मेरे गांव के स्कूल में कितने स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है आपके? और कितने स्टाफ को समय पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है दिल्ली में? हेडमास्टर नहीं है, वो जिक्र आप करते ऊपर हो गया है, पूरा हरियाणा प्राइवेट स्कूलों पर निर्भर हो गया है। ये कुछ बोल दीजिए जिसका मॉडल हरियाणा में आप लेकर आएंगे। पिछले 8 साल खटाना साहब, अब सवाल तो आपने ना अत्रे साहब का सवाल का जवाब दिया, ना रेणु साहब के सवाल का जवाब दिया। वो आपसे दिल्ली मॉडल जिसको आप यहाँ पर लाए हैं कि ये है, इसको आप अपनाएं, उस मॉडल पर ही वो सवाल कर रहे हैं, उसको आप जवाब में नहीं दे रहे हैं उस पर। ठीक है अरविंद भारद्वाज, सवाल इस बात का है कि आपकी रणनीति तो बन गई, आज आगे और विचार होगा।
लेकिन क्या कहीं कोई पशुपेश है? और अगर ये है, अगर आप अलग जाते हैं तो मुद्दे क्या उठाएंगे? क्योंकि गठबंधन में आप सरकार में हैं, अगर मुद्दे उठेंगे तो उन्हीं के खिलाफ जाएंगे, तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए अतुल जी, चुनाव में जाएंगे तो अपनी उपलब्धियां बताएंगे जो पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार ने, भाजपा जजपा की जो सरकार ने काम किया है उसको बताएंगे। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के ऊपर बात कर रहे थे परवीन अत्रे जी, जो बता रहे थे कि एक लिस्ट जारी की हुड्डा ग्रुप ने और उसे दूसरे जो ग्रुप है उन्होंने रुकवा दिए, प्रवक्ताओं की जो लिस्ट है। सिर्फ यही नहीं, पीछे जो हुड्डा ग्रुप ने जो ज्वाइनिंग करवाई थी 5-6 पूर्व विधायकों की, आज मैं सुन रहा था इनके प्रभारी विवेक बंसल जी को, उन्होंने उन ज्वाइनिंग को भी मानने से मना कर दिया, उस पर भी टिप्पणी करने से मना कर दिया कि वो पार्टी के हिस्सा हैं या नहीं है। उस पर भी उन्होंने यही कहा कि नहीं, देखेंगे कौन है वो, उस पर अभी बात करेंगे। तो जो इनकी ज्वाइनिंग है उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो ये हालत है इनकी पार्टी की और ये दूसरों पर टिप्पणी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे, दिल्ली के बारे में बता रहे थे कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ है, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी दिल्ली से रिटायर हैं, दिल्ली में लेक्चरर थे, वो वहां से रिटायर हैं। तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने भी और हमने भी, क्योंकि वो जॉब में रहे तो आना जाना रहा। दिल्ली के जो स्कूल हैं, जो ये टीन शेड की बात कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा बहुत लंबे समय से, कम से कम 30-40 साल की उनकी जॉब रही। तो दिल्ली में जो अमूमन स्कूलों की जो स्थिति थी पहले से ठीक थी, वहाँ ठीक ठाक बिल्डिंगें पहले से ही रही हैं ऐसा, क्योंकि बदरपुर एरिया में, सरिता विहार, बदरपुर, इस एरिया में उनकी जॉब रही, तो मेरा भी आना जाना रहा। मीठापुर में तो पहले से ही अमूमन दिल्ली राजधानी क्षेत्र था और वहां पर ठीक रही। उनमें कहीं कोई पेंट सफेदी वगैरह कुछ पलस्तर करके रिपेयर कर दिया होगा इन्होंने, इससे ज्यादा तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है अगर ये इसका क्रेडिट लेते हैं तो, क्योंकि वहां स्थिति स्कूलों की पहले से ही ठीक थी राजधानी क्षेत्र होने की वजह से। अब उसका ये क्रेडिट लेते हैं तो सिर्फ इनका क्या, वो तो पिछली सरकारों का भी योगदान था उसमें। वहाँ पहले से ही ऊंची ऊंची 2-2, 3-3 मंजिला बिल्डिंगें रही हैं जो हमने खुद देखी हुई हैं। तो ये इसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल है? और नहीं, ये क्रेडिट लेने में तो मास्टर है, ये आपको एहसास आप सभी लोगों को है। अन्ना ने आंदोलन किया, क्रेडिट इन्होंने ले लिया, क्रेडिट तो ले लेते हैं। नहीं, जैसे बदरपुर का नाम अतुल जी नाम लिया, ताजपुर पहाड़ी का नया बिल्डिंग स्कूल बना है, बदरपुर मॉडल नहीं, बदरपुर नया स्कूल बना है। सुनिए खटाना जी, बदरपुर में रेलवे कॉलोनी है, सरिता विहार है और तुगलकाबाद स्कूल है और मीठापुर स्कूल है। ये 4-5 स्कूल तो मेरे देखे हुए हैं। यहाँ पहले से ही बिल्डिंगें थी, यहाँ कभी भी टीन शेड मैंने तो नहीं देखे। 30-40 साल की नौकरी मेरे पिताजी की रही, तो पता नहीं आप कौन से टीन शेड के अंदर दिल्ली में रहे होंगे, बिल्कुल होंगे, हालत आज भी ऐसी होगी, मैं ये नहीं कहता, परंतु यहाँ पहले भी नहीं थी। आज अगर आप क्रेडिट ठीक है, अभी ठीक है, एक सवाल और खटाना साहब से आ रहा हूँ रेणु साहब, अरविंद केजरीवाल जी ये घोषणा कर रहे हैं हरियाणा बिजली फ्री दी गई थी, इसके लिए अभी उन्होंने एक नई नीति लेकर के आ गए हैं कि जो चाहेगा उसको फ्री सब्सिडी दी जाएगी, नहीं तो फ्री से बिल लिया जाएगा। ठीक है, अरविंद रोक रहा हूँ आपको। रेणु साहब, और दिल्ली में आपने ऑप्शन देना शुरू कर दिया, ऐसी नौबत क्यों आ गई, ये भी बताएं आप। विजेंद्र रेणु, मेरा सवाल आपसे है, आप कह रहे हैं कि अपने उनके चले गए, अपनों का दर्द आपसे ज्यादा किसी के पास नहीं है, वाकई अपनों का दर्द आप ही समझ सकते हैं, लेकिन जो अब नए आएंगे वो कितने आएंगे? ये कहना कि ये मुद्दे उठाएंगे, वो मुद्दे तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हर जगह वही मुद्दे उठाएगी, आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगी जनता? हाँ देखिए अतुल जी, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल हमारे वो कहते हैं ना कि दर्द को छेड़ने का काम किया। जिस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, नहीं, मैं दुखती रख के हाथ नहीं रख रहा हूँ, लेकिन वो फैक्ट है, इसलिए मुझे पूछना पड़ा नेता है। लेकिन ये चले गए, चलो इनकी अपनी व्यक्तिगत विचार थे, ये चले गए। इनेलो पार्टी ने बहुत कुछ इनको दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं रुके तो कोई बात नहीं। लेकिन ये है अतुल जी, अब जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, इन दोनों पार्टियों में से लोगों ने अब निकलना शुरू कर दिया है। ये धीरे धीरे लोग निकलेंगे और ये निकल करके अगला जो ठिकाना होगा, दोबारा से इनेलो पार्टी के ऊपर ये सभी विश्वास जताएंगे, क्योंकि प्रदेश में यदि कोई एक सच्चा और पक्का और जबान का धनी लीडर है आज के दिन बचा है, तो वो भाई अभय सिंह जी चौटाला है। जिस प्रकार से उन्होंने
हर पल पर जनता के बीच में खड़े हुए, चाहे वह SYL का मुद्दा आया था पीछे 2017 में, बहुत बड़े आंदोलन अभय सिंह ने किए, किसान आंदोलन में जिस प्रकार से रोडों के ऊपर अभय सिंह जो चला रहे हैं, तन मन और धन से जिस प्रकार से प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम किया, आज कहीं न कहीं प्रदेश में अभय सिंह जी का नाम सबसे ऊंचा चला हुआ है। चाहे वो जुबान की बात हो, चाहे विश्वास की बात हो, चाहे त्याग की बात हो। आपकी हो सकता है सारी बातें ठीक हो सकता है जनता आप पर विश्वास करे भी, मैं नहीं जानता, वो जनता को तय करना है। लेकिन एक चीज आपने जो कहा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फैक्चुअल दिक्कत है उसमें। आपने कहा कि ये चले गए, वो चले नहीं गए, तो उनको आपने निकाल दिया था, और उनको आपने निकाला तो उनके साथ पूरा आपका संगठन चला गया। और अत्रे साहब तो देखिए बीजेपी में चले गए। बहुत लंबी बात हो जाएगी कि जिस प्रकार से अलग हमारा स्प्लिटिंग ऑफ पार्टी हुआ, वो एक बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन आफ्टर स्प्लिटिंग जो है ना, उसके बाद भी जो साथी थे हमारे पास 19 MLA थे, उन 19 MLA ने पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं समय के अनुसार उनकी विचारधारा बदली। चलिए वो बीती बात हो चुकी है, लेकिन अब आपको ये विश्वास है कि नहीं जनता आपको शहर की सरकार में ही कम से कम आपका संगठन, आपका जनाधार बढ़ेगा, संगठन मजबूत होगा। अत्रे साहब, जैसा सभी लोग कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इतने मुद्दे हैं कि अपने आप वो पहुंचेंगे मैदान में और उनकी जीत हो जाएगी। आप कह रहे हैं हम जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे? देखिए अतुल, जब विपक्ष ये कहता है कि मुद्दे, तो विपक्ष को वो मुद्दे फैक्ट के साथ बताने पड़ेंगे, विपक्ष को तथ्य रखने पड़ेंगे। केवल मुद्दे हैं इतना कहने से तो काम नहीं चलेगा। जब निकाय चुनाव की बात हो रही होगी तो वहां पे जो बेसिक एमिनिटीज है, जो निकाय का काम होता है, उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तब हम तुलना करके बताएंगे कि जब हम सत्ता में आए थे उस वक्त सीवरेज लाइन कितने किलोमीटर की हरियाणा प्रदेश में थी और हमने कितनी नई सीवरेज लाइन बिछाई, सीवरेज पाइप बिछाया। तब हम बताएंगे कि पीने के पानी के जो पाइप लाइन थी वो हरियाणा प्रदेश में किलोमीटर नहीं बनाई। तो हम तुलना करेंगे, और जब हम तुलना करके ये चीज रखेंगे सामने तो स्वाभाविक है इनकी पोल खुलेगी। देखिए सबसे बड़ी बात कि हमने जो सुविधाएं दी वो एक अलग विषय है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट विषय रहता है, वो विषय रहता है कि जब जो बेसिक एमिनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल आपका सीवरेज ओवरफ्लो कर गया, आपके घर में पानी नहीं आ पा रहा किसी वजह से, तो उसकी कंप्लेंट कहाँ करें? पहले क्या होता था, लोग इधर उधर धक्के खाते रहते थे, कमेटी के ऑफिस जाते थे, वहां कोई सुनता नहीं था। इस सरकार ने बाकायदा पहले टोल फ्री नंबर जारी किया कि साहब अगर आपको इन चीजों की दिक्कत है, चाहे आपकी स्ट्रीट लाइट बंद है, चाहे आपका सीवरेज ओवरफ्लो कर गया है, चाहे पानी नहीं आ रहा है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। उसके बाद सरकार ने बाकायदा एक पोर्टल बना दी कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, चाहे तो आप इस पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। बाकायदा शिकायत का ID SMS के जरिए आपको मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जितनी जनता को जरूरत नहीं। आ रहा हूं रेणु साहब, आ रहा हूं, एक मिनट। हाँ अत्रे साहब कुछ कह रहे हैं जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो बेसिक एमिनिटीज इस सरकार ने प्रोवाइड करवाई है, उसके साथ साथ उस एमिनिटीज का प्रॉपर फायदा। ठीक है, मैं मनीष खटाना के पास जाऊं, उसके पहले रेणु साहब कुछ अगर पूछना है तो बहुत जल्दी से। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रवीण जी से। प्रवीण जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आज स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं है? अगर नहीं है तो फरीदाबाद के 200 करोड़ रुपए बगैर ही किसी काम के कागजों में आते हैं, कागजों से ही बाहर चले जाते हैं। अत्रे साहब, क्यों दिवाली में अत्रे साहब छोटा सा जवाब हुई कि नहीं हुई? क्यों दिवाली अधिकारी ऐसा अगर कोई बरतता है तो तुरंत कार्रवाई होती है नहीं होती? आप मुझे जवाब दे दीजिए। फरीदाबाद के मामले में कार्रवाई हुई है, उसकी अभी भी जांच चल रही है। और रेणु साहब एक और जानकारी दे देता हूँ, विधानसभा ने बाकायदा एक कमेटी बना दी है फरीदाबाद के मामले में, जो उसके मामले की जांच कर रही है। जो गिरफ्तारी हुई है वो अलग है, जो और लोग भी पकड़े जाएंगे वो भी गिरफ्तार होंगे। पहले आपको ठीक है रेणु साहब, मैं आऊंगा, रेणु साहब आऊंगा, अब आऊंगा तब बोलिएगा। मनीष खटाना, सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हैं कि नहीं तय हो जाएगा, उसका जवाब आपने सुन लिया कि तय ही तो नहीं हो पा रहा है। एक खेमा तय करता है, दूसरा रुकवा देता है। क्या हम ये माने कि कांग्रेस का इस बार चुनाव में जाना ऐसा होगा कि फला गुट सिंबल पर होगा और फला गुट सिंबल पर नहीं होगा? क्योंकि अभी तक तो यही दिख रहा है। मेरे भाई जो मुद्दे की बात कर रहे थे कि विपक्ष के पास क्या मुद्दा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा। अरे मैंने जो सवाल पूछा उस पर बताइए। नहीं, ये आप मुद्दा उठाइएगा भाई। मनीष भाई, ये मुद्दा आप उठाइएगा ना जाके जनता के बीच में, आप उठाइएगा। इनेलो भी यही मुद्दा उठाएगी, आम आदमी पार्टी भी यही उठाएगी। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। आप सवाल एक बार दोबारा पूछो। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं अभी तय हो रहा है, जहां तय होना था
वहां पर तो बदल जा रहा है, एक गुट कुछ तय कराता है, दूसरा गुट उसे रुकवा देता है। ये प्रवीण अत्रे ने आपको जवाब दिया। क्या हम माने कांग्रेस इस बार ये फला वाला गुट सिंबल पर जाएगा और फला वाला सिंबल पर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा गुट सिंबल पे जाएगा, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। मैंने आपको ये कहा कि हो सकता है हम कहीं पर सिंबल पे लड़े और कहीं पर बिना सिंबल के लड़े। ये अभी तय करना है कि कौन से जिले में सिंबल पे चुनाव लड़ना है और कौन से जिले में बिना सिंबल के लड़ना है। मतलब मेरी जो बात है वो सही है, यही चल रहा है, वो अलग अलग गुट तय कर रहा है। 2 दिन में आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो क्यों नहीं पा रहा है, सवाल वही है ना। नहीं, कहां पर सिंबल पे लड़ना है और कहां पर सिंबल पे नहीं लड़ना, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है हम सिंबल पे लड़े, ठीक है। बिना सिंबल के लड़े। अब सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, सवाल यह है खटाना साहब कि जो इस वक्त की स्थिति है, आप दिल्ली मॉडल को यहां पर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन लगता है आपको धर्मेंद्र जी के यहां उसका जवाब नहीं है बाकी दलों के पास। वो आपसे भी पलट के उतना ही तेजी से पूछते हैं। हरियाणा में आपका बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस रेट नहीं रहा, आपको लगता है कि शहर के सरकार में वो परफॉर्मेंस रेट कम से कम सुधरेगा? अतुल जी, दिल्ली मॉडल पंजाब में ऑलरेडी लागू करना स्टार्ट कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अभी 15 अगस्त को 75 मोहल्ला क्लिनिक लॉन्च किए जा रहे हैं पंजाब के अंदर। एक भटिंडा में एक स्मार्ट स्कूल रिनोवेट करके बना दिया उन्होंने 1 महीने के अंदर। तो यही सारा मॉडल हरियाणा में भी आएगा। आज अभी मेरे भाई, बड़े भाई ये कह रहे थे कि हमने इतने किलोमीटर वहां पर हरियाणा में ये सीवरेज बिछा दिए हैं, लेकिन अगले महीने की बरसात में पता लग जाएगा कितने सीवरेज बिछाए हैं। अगले महीने बरसात का महीना आने वाला, पूरे शहर सारे भरे मिलेंगे। अभी पीछे एक छोटी सी बारिश हुई थी। बरसात का तो अगर आप कहें तो दिल्ली का भी कमोवेश वही हाल है। आपको लगता है कि दिल्ली में नहीं भरता है? नहीं, दिल्ली में कहां? दिल्ली में तो आप देखो ना, आप अभी अब उसके लिए आप एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा देंगे? पीछे गाँव में राजीव गांधी चौक के ऊपर तो आदमी डूब के मर गया था पुल के नीचे। प्रदेशों में भी 150 इलेक्ट्रिक अरे खटाना साहब, 6 महीने पहले तो राजीव चौक पर जो है एक आदमी पानी इतना भराव हो गया था कि आदमी डूब के मर गया था। ठीक है, वो दिल्ली मॉडल। ठीक है, बहुत जल्दी से अत्रे साहब, बहुत शार्प कमेंट, फाइनल कमेंट। जी देखिए, एक तो पहले ये स्पष्ट कर दूं, ये सीवरेज के बारे में कह रहे थे कि अगली बारिश में पता लग जाएगा। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें सीवरेज के मेन हॉल पे सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, और अगर सीवरेज ओवरफ्लो करने वाला होगा उससे पहले ऑफिस के अंदर अलार्म बजेगा, जिससे कि उसके ऊपर तुरंत काम हो सके। आप ये इनको बता दूं। दूसरी बात, खटाना साहब ने कहा कि ये अभी पंजाब में दिल्ली मॉडल लागू कर रहे हैं। साहब, आपने तो लागू पहले दिन से कर दिया था, जिस दिन लंबी में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया था। जिस दिन आपने किसानों के ऊपर 2000 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की थी, आपने तो उसी दिन मॉडल लागू कर दिया था। कोई आपने ऐसा नहीं कि नया किया, जो काम आपने पंजाब में किया, पंजाब की जनता को भी समझ में आ गया आपके उस झूठ का। जिस तरह से आपने लाठीचार्ज किया, किसानों पे पर्चे दर्ज किए, जिस तरह से ट्रक यूनियन के ऊपर कब्जे करने शुरू किए, वो सारी जनता देख रही है और आपकी असली जनता के सामने आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से झूठ का फाइनल कमेंट, बहुत शार्प में, समय नहीं। सारी जनता को पता है कि किसानों को अरविंद मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाथ जोड़ विजेंद्र रेणु। हाँ, मैं तो अतुल जी आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता से यही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हरियाणा प्रदेश की जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपना समर्थन देकर के आगे बढ़ाने का काम करते और हमारी सरकार बनाती है, तो जिस प्रकार से आज सभी स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार का आलम है, हम उसको जड़ मूल से खत्म करने का काम करेंगे। ठीक है, अरविंद। अतुल जी, ये जो चुनाव है, बिल्कुल यकीनन ये चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों का क्षेत्र भी नहीं कहूंगा, बल्कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, गली मोहल्ले की जो काम है, उन मुद्दों पर होता है। और उसमें हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे वो गलियों की बात हो, सड़कों की बात हो, या पीने के पानी की बात हो, बिजली की बात हो, और तमाम जो इस तरह के काम हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर हमारी सरकार गंभीर है। उसी को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चलिए, पशुपेश किसी के पास नहीं है, राजनीतिक हलचल बहुत तेज है, लेकिन अभी कुछ पार्टियों का सस्पेंस वाला किस्सा बरकरार है। उस पर भी हो सकता है कि जल्दी कोई फैसला आ जाए। और कमोवेश सभी के पास रणनीति है बीजेपी जेजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार में वो है, और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी और जेजेपी के पास भी वो सारे हथियार हैं। बहुत शुक्रिया अत्रे साहब आपका, अरविंद जी आपका।
धर्मेंद्र खटाना आपका, रेणु साहब आपका और मनीष खटाना आपका भी। तो मौजूदा दौर में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या रणनीति कांग्रेस और जेजेपी की है, क्योंकि सस्पेंस वहां पर है। लेकिन बाकी दल जो ये कह रहे हैं कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, उनकी स्थिति कितनी मजबूत होगी ये वक्त बताएगा।